वेलकम क्लास 12। इनफ टाइम आप लोग को मिल रहा है। 4 मई 2020 आप लोग का एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इनफ टाइम है तो आप लोग अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जैसे कर रहे हैं वैसे ही रखिए। मार्च को टारगेट करके ही कीजिए। मार्च को टारगेट करके ही कीजिए ताकि आप अप्रैल मंथ में सैंपल को कर सकें। खैर आते हैं आज के लेक्चर में। हम लोग कर रहे थे फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर। हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रेट चैप्टर कर रहे थे जहां पर एक्सचेंज रेट कैसे फाइंड आउट होता है। डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट मेथड अडॉप्ट करती है। तो मैंने वहां 3 मेथड के बारे में डिस्कस किया था। 3 मेथड क्या क्या? फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का एक और नाम है डर्टी फ्लोटिंग रेट। तो ये 3 तरीके हैं एक्सचेंज रेट फाइंड आउट करने के। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कौन फिक्स करता है? गवर्नमेंट। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक्सचेंज रेट कैसे फिक्स होता है? बाय द यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, सप्लाई फॉर फॉरेन करेंसी। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में एक्सचेंज रेट कौन तय करता है? फर्स्ट तो मार्केट फोर्स से ही होता है एक्सचेंज रेट तय। फर्स्ट मार्केट फोर्स से ही होता है, लेकिन सेंट्रल बैंक उसको चेंज करती है। मार्केट फोर्स से रेट तय हो जाता है लेकिन सेंट्रल बैंक उसको चेंज कर देती है। उसके पास पावर है क्योंकि आरबीआई के पास ही क्या है, या सेंट्रल बैंक जो बोल लो, आरबीआई के पास ही क्या है? सारा फॉरेक्स रिजर्व पड़ा हुआ है। सारे कंट्री का जो खजाना है, डॉलर चाहे जो भी करेंसी है, सब आरबीआई के पास ही रहता है। तो आरबीआई के पास पावर है कि वो एक्सचेंज रेट को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकती है जो उसको सही लगे। तो ये 3 मेथड हमने डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में। फ्लेक्सिबल मेथड, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, जहां पर मार्केट फोर्सेस के हेल्प से एक्सचेंज रेट तय होता है, ये तो कंफर्म है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में एक टॉपिक था इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड, इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई, इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई। मतलब इंपैक्ट ऑफ चेंजेस इन मार्केट फोर्सेस। मार्केट फोर्सेस में जो चेंज आता है उससे एक्सचेंज रेट में क्या चेंज आता है। फ्लेक्सिबल वाला मैंने पूरा टॉपिक करा दिया है, पूरा का पूरा करा दिया है। फिक्स्ड और मैनेज में थोड़ा थोड़ा बचा हुआ है, तो पहले फिक्स्ड को देख लेते हैं, फिर इसके बाद थोड़ा जो मैनेज में बहुत छोटा सा पार्ट है उसको मैं बता दूंगा। आइए, वेरिएंट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। फिक्स्ड एक्सचेंज रेट हमको पता है कि गवर्नमेंट फिक्स करती है, लेकिन क्या पुराने टाइम में राजा महाराजा के जब टाइम हुआ करता था, है ना, एम्परर किंग्स, ये सब जो टाइम था, मुगल पीरियड आप समझ सकते हो, उस टाइम पे भी क्या ट्रांजैक्शन होते थे? एक कंट्री की दूसरे कंट्री के साथ होते थे। राजा महाराजा लोग के टाइम में भी एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन करती थी। कैसे? उस वक्त कैसे पता चलता था एक्सचेंज रेट? जानते हो उस वक्त कैसे एक्सचेंज रेट तय होता था? कौन से सिस्टम से? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, ये मेथड यूज होता था उस टाइम पे टू फाइंड आउट एक्सचेंज रेट। कैसे होता था हम आपको बताते हैं। देखिए, जब किंग्स, मतलब वो टाइम पीरियड था जब राजा महाराजा हुआ करते थे, तो किस कंट्री के पास कितना गोल्ड रिजर्व है, गोल्ड कितना रिजर्व, खजाना जिसको आप बोलते हो, जिस कंट्री के पास गोल्ड का खजाना ज्यादा है वही पावरफुल है, जिस कंट्री के पास गोल्ड का खजाना कम है वो वीक है। तो टोटल डिपेंड था कि किसके पास गोल्ड का खजाना ज्यादा है और किसके पास क्या रेंज है, रिजर्व कितना है, उसके बेसिस पर एक्सचेंज रेट तय होता था। आइए देखते हैं। चलिए,
गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट उस वक्त पर कैसे तय होता था, हमने ये पता करना है। तो मैंने क्या किया है, ये तो पता चल गया सर कि जिस कंट्री के पास गोल्ड ज्यादा है, खजाना ज्यादा है, वो पावरफुल है। जिस कंट्री के पास गोल्ड कम है या जिस किंग के पास गोल्ड कम है, रिजर्व कम है, वो वीक है। तो जिसके पास जैसा रिजर्व उसी के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट तय होता था। तो इसको मैं एक एग्जांपल से डील करूंगा। पहले एक सेंटेंस को देखिए, गोल्ड टेकन एज कॉमन पैरिटी, गोल्ड टेकन एज कॉमन पैरिटी बिटवीन करेंसीज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। डिफरेंट कंट्रीज का जो भी करेंसी, रुपी, डॉलर, जो भी है, उसका एक्सचेंज रेट कैसे तय होता था? गोल्ड को बेस में लेकर, गोल्ड को बेस लिया जाता था। एग्जाम्पल ये क्या हम बोल रहे हैं, देखो फॉर एग्जाम्पल इंडिया ले लो, यूएसए ले लो, एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते। इंडिया के पास गोल्ड का खजाना कितना है, रिजर्व कितना है, 200 टन्स। यूएसए के पास गोल्ड का खजाना कितना है, 400 टन्स। ये सपोज बहुत पुरानी बात हो गई, अज्यूम कर लो कि 1913 या 1912 का बात है, ऐसे समझ लो, 1910 1905 ऐसे। तो 1913 में मैंने वही एक ले लिया है ईयर। 1913 में यूएसए के पास गोल्ड रिजर्व कितना, 400 टन्स, और इंडिया के पास 200 टन ही रिजर्व था। गोल्ड जो है किसके पास ज्यादा है, यूएसए के पास ज्यादा है। किसके पास गोल्ड ज्यादा है, यूएसए के पास ज्यादा है कंपेयर टू इंडिया। तो यूएसए वालों ने क्या किया, अपना $1 को उन्होंने बोला कि मेरा $1 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ये वही तय किए, गोल्ड रिजर्व से ही, इनके गोल्ड रिजर्व कैपेसिटी से ही ये चीज तय होता है। इनके गोल्ड रिजर्व कैपेसिटी से ही ये चीज तय होता है। तो यूएसए वालों ने डिक्लेयर किया कि $1 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ये यूएसए वालों ने बताया क्योंकि उनका कैपेसिटी, अपने जो कैपेसिटी उसके हिसाब से वो डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, $1 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया के पास खजाना कितना था, 200 टन्स। इंडिया वालों ने भी अपने खजाने के अकॉर्डिंग रुपीस का वैल्यूएशन किया, अपने खजाने के अकॉर्डिंग रुपीस का वैल्यूएशन किया। इंडिया वालों ने बताया कि हमारा ₹1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो यहां क्या हो रहा है, हर एक कंट्री अपना रुपीस, या यूएसए है तो उनका डॉलर, ये लोग क्या कर रहे हैं, हर एक कंट्री अपना खुद का करेंसी का वैल्यूएशन इन टर्म्स ऑफ गोल्ड कर रही है। इंडिया ने भी बोल दिया कि ₹1 पाने के लिए 2 ग्राम गोल्ड खोना होगा। किसी को भी अगर ₹1 चाहिए, कोई भी अदर कंट्रीज को हमारे इंडिया का ₹1 चाहिए तो 2 ग्राम गोल्ड देना होगा, तो आपको ₹1 मिलेगा। यूएसए ने भी डिक्लेयर कर दिया कि किसी कंट्रीज को हमारा $1 चाहिए तो 4 ग्राम ऑफ गोल्ड आपको देना पड़ेगा। तो ये कंट्री कर क्या रही थी उस वक्त, ये लोग कर रहे थे अपने जो करेंसी है, इनका डॉलर, इनका रुपये, ये लोग अपने करेंसी को सबसे पहले गोल्ड में कन्वर्ट कर रहे थे कि क्या वैल्यू लगता है। तो इन्होंने अपना बता दिया, इन्होंने अपना बता दिया। क्लियर? अब एक्सचेंज रेट तय हो सकता है। तुम ही देखो, यूएसए वाले ने क्या बोला कि $1 पाने के लिए 4 ग्राम ऑफ गोल्ड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इंडिया वालों ने क्या बोला, जिसको ₹1 चाहिए 2 ग्राम गोल्ड लेकर आइए, ₹1 ले जाइए। यही बताना चाहे ना। तो इन दोनों कंट्री के बीच में, यूएसए और इंडिया के बीच में एक्सचेंज रेट तय हो सकता है। कैसे? ₹1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। ₹1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है, इंडिया का ₹1।
2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो अगर तुमको $1 खरीदना है यूएसए का, इंडिया का ₹1 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। डॉलर लेना है, इंडिया को $1 परचेज करना है, तो ₹2 खर्च करना होगा। अगर इंडिया को $1 खरीदना है तो ₹2 अपना इंडियन रुपी सेक्रीफाइस करना होगा। फिक्स हो गया। $1 इज इक्वल टू ₹2, $1 इज इक्वल टू ₹2। कैसे सर ₹2? ये ₹2 आप कैसे लिख दिए? देखो ना, ₹2 ₹1 है 2 ग्राम गोल्ड के बराबर। तुमको 4 ग्राम गोल्ड चाहिए ना, तो तुम कितना रुपया सेक्रीफाइस करोगे? ₹2 ही ना, तब ना तुम 4 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे, तब तो तुम $1 परचेज कर पाओगे। क्योंकि तुम्हारे ₹1 2 ही ग्राम खरीद पा रहा, तो तुम ₹2 में 4 ग्राम खरीदोगे। इस ₹2 में 4 ग्राम गोल्ड खरीद पाओगे, मतलब $1 खरीद पाए। तो पुराने टाइम में इस तरीके से फिक्स होता था एक्सचेंज रेट, और इस एक्सचेंज रेट का सिस्टम को क्या बोलते हैं? गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, वन ऑफ द वेरिएंट्स ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट। ये एक वेरिएंट है, गवर्नमेंट ही तय करती थी, गवर्नमेंट ही तय करती थी। उस टाइम पे किंग होते थे तो किंग करते थे, या किंग के जो भी मुनीम है, जो भी मंत्री होते थे वो करते थे। तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट जो है, इसका वन ऑफ द वेरिएंट्स, और काफी ओल्ड वेरिएंट है, ये काफी ओल्ड है, पुराना है, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। होप सो क्लियर हो गया होगा कि डिफरेंट कंट्रीज गोल्ड को बेस में रख के अपना एक्सचेंज रेट तय करती थी। वक्त बीतता गया, ब्रिटिशर्स यहां आए, एक्सचेंज रेट का सिस्टम भी चेंज हुआ, नाम हो गया ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट। एक और नाम से जाना जाता है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। ब्रिटेन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या एडजस्टेबल पेग सिस्टम क्या होता है, इसको अब हम लोग सीखेंगे। ये भी एक वेरिएंट्स है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का। चलिए इसको सीखते हैं। ये बेसिकली ये जो सिस्टम एक्सचेंज रेट, ये ब्रिटिशर्स आए ना यहां पर इंडिया पे, तो उन्होंने ही ये दिया था, उन्होंने ही ये सिस्टम इंडिया को दिया था। तो चलो इसमें देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इसको समझते हैं। डिफरेंट कंट्रीज करेंसी कंपेयर्ड विथ वन करेंसी $। जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी, सब अपना करेंसी को किससे कंपेयर करेगी? $। से। जितनी भी कंट्री, इंडिया है $। से कंपेयर करेगा, इंडिया अपना रुपी को $। से कंपेयर करेगा। चाइना अपना, चाइना का क्या है, शायद UN ऐसे लिखते हैं लोग, कुवैत का दिनार है ना, कुवैती दिनार। तो सब कोई अपना करेंसी को कंपेयर करेगा किससे? $। से। ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये था, ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये था कि हर कोई अपना करेंसी कंपेयर करेगी $। से। ब्रिटेन वुड सिस्टम में ये भी बताया गया कि $। का जो रेट है वो कैसे फिक्स होगा। तो वहां बताया गया, देखिए मैंने लिख के रखा है, $। असाइंड इट्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व इन $। का जो बेसिस है, यही पुराना बेसिस है, गोल्ड रिजर्व। यूएस क्या करती है, जितना उसके पास गोल्ड रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग अपना $1 का वैल्यू बता देती है। क्लियर? जितना उसके पास गोल्ड है, उसके बाद एक रेट फिक्स होता है, $। वैल्यू फिक्स्ड ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व। तो गोल्ड रिजर्व जो यूएस के पास पड़ा हुआ है ऑलरेडी यूएस के खजाने में, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना $1 का भाव बता दिया कि $1 4 ग्राम गोल्ड के बराबर है। सपोज अब कंट्रीज क्या करती है, क्योंकि गोल्ड से तो कंपेयर करेगी नहीं, तो $। का जो रेट है उससे कंपेयर करती है। तो सारे कंट्रीज को बोला गया है कि यूएस जो है, यहां विजिबल है आपको,
देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो डिक्लेयर की कि यूएस डॉलर $1 जो भी इसका वैल्यू है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बता देती है क्या चीज को बेसिस में लेकर, गोल्ड को लेकर। अब हर कंट्री इस यूएस डॉलर से कंपेयर करती है, मैंने लिख के भी रखा है, यूएस डॉलर असाइंड इट्स वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व। यूएस अपना $1 का $1 का वैल्यू बता देती है। किस बेसिस पे बताती है? उसके पास जो गोल्ड रिजर्व है ना, उसके बेसिस पर। क्लियर? अब सारी कंट्री को बोला गया है कि आप यूएस डॉलर पे कंपेयर करेंगे, आप सारी कंट्रीज यूएस डॉलर पे कंपेयर करेंगे। ये गोल्ड रिजर्व पे जो वैल्यू बताती है, इसको मॉनिटर कौन करता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। कि यूएस डॉलर जो अपना रेट डिक्लेयर कर रही है ऑन द बेसिस ऑफ गोल्ड रिजर्व, सही कर रही है कि नहीं। क्यों? क्योंकि सारी कंट्रीज इसी यूएस डॉलर से कंपेयर करने वाली है अपना एक्सचेंज रेट। अब क्या होता है कि सपोज यूएसए ने अपना एक वैल्यू बता दिया, $1 इज इक्वल टू जो भी गोल्ड में बताया, रुपी में बताया, सब में बता दिया। अब चाहे आईएमएफ के पास इतना पावर है, आईएमएफ के पास इतना पावर है कि वो इस रेट को चेंज कर सकती है। जैसे आईएमएफ का रिलेशन अगर इंडिया से अच्छा है तो आईएमएफ इंडिया के साथ मिलकर एक फेवरेबल एक्सचेंज रेट को तय कर सकती है। जो यूएसए तय की थी वो तो ठीक है, लेकिन आईएमएफ अपना पावर को यूज करके एडजस्टमेंट कर सकती है, एडजस्टमेंट इन एक्सचेंज रेट। जैसे यूएस वालों ने बोला कि $1 इज इक्वल टू ₹74। यूएस ने डिक्लेयर किया गोल्ड रिजर्व को देखते हुए कि $1 इज इक्वल टू ₹74। आईएमएफ को लगा कि ये एक्सचेंज रेट सही नहीं है, तो आईएमएफ बोली नहीं, $1 इज इक्वल टू ₹70। सपोज $1 इज इक्वल टू ₹70, तो आईएमएफ अपना पावर को यूज करके ये एक्सचेंज रेट चेंज कर सकती है। इसीलिए इसका नाम है एडजस्टेबल पेग सिस्टम। खैर ठीक है, यही बस आपको पढ़ना है। इसमें और भी बातें हैं जो आप जैसे जैसे क्लास में आगे पढ़ोगे तो कुछ कुछ चीजें सीखोगे, कैसे एडजस्ट होता है, फिक्सेशन कैसे होता है, ये सब आप लोग धीरे धीरे सीखोगे आने वाले बुक्स में। अभी हमने क्या सीखा यहाँ पर, एक बार सम अप कर देते हैं। आइए, हम लोग पढ़ रहे हैं वेरिएंट्स ऑफ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। दो वेरिएंट्स फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के, दो वेरिएंट। सबसे पुराने गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, उसके बाद क्या आया, ब्रेटन वुड्स सिस्टम। तो ये दो मेथड हम लोगों ने सीखा जो किसके अंडर में आता है, फिक्स्ड के ही अंदर में आता है। गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम होप सो पूरा क्लियर है। दोनों कंट्रीज अपना अपना पहले खजाना चेक करती है गोल्ड का, फिर दोनों कंट्रीज अपना अपना वैल्यू बताती है इन टर्म्स ऑफ करेंसी। यूएसए वाले ने बताया कि मेरा $1 4 ग्राम के बराबर है, इंडिया वाले ने बताया मेरा ₹1 2 ग्राम के बराबर है। इसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट तय होता था पुराने टाइम में, किंग्स एम्परर, मतलब आप 1913 के पहले आप समझ लो। उसके बाद जैसे ही ब्रिटिशर्स आए तो एक नया एक्सचेंज रेट सिस्टम आ गया, नाम हुआ ब्रेटन वुड्स सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट या एडजस्टेबल पेग सिस्टम। यहां पर बोला गया कि जितनी भी कंट्रीज है सब यूएस डॉलर से कंपेयर करेगी, और यूएस डॉलर से कंपेयर करेगी तो यूएस डॉलर का वैल्यू कौन फिक्स करेगा। सब अगर यूएस डॉलर से कंपेयर करेगी तो इसका वैल्यू कौन फिक्स करेगा। तो ये यूएसए के ऊपर छोड़ दिया गया। यूएसए क्या करेगी, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री है, तो यूएसए क्या की, उसके पास जो गोल्ड रिजर्व पड़े हुए हैं उसका उसने हेल्प लिया
और अपने यूएस डॉलर को, $1 को गोल्ड के टर्म में बताया। क्लियर? अब जैसे ही गोल्ड के टर्म में बताया तो सारी कंट्रीज कंपेयर कर पा रही थी, तो इन्होंने ही क्या किया, सबसे डेटा ले लिया कि इनके पास क्या गोल्ड रिजर्व है, क्या है क्या नहीं है, और रेट को बता दिया। यही बताती है, यूएस ही बताती है कि इंडियन रुपी $1 इज इक्वल टू ₹74, कुवैती दिनार $1 इज इक्वल टू $1 इज इक्वल टू दिनार है ना, जो भी 200 दिनार्स। चाइना को बताया, यूएस ही बता रही है $1 इज इक्वल टू $2 या $3। तो यूएसए क्या कर रही है, या यूएसए का क्या काम है कि वो अपना गोल्ड बेसिस को लेके रिजर्व डिक्लेयर करके अपना रेट बता दे सारे कंट्रीज को, सारा कंट्रीज कंपेयर भी करेगी। एक इंसान इसमें, या एक इंस्टीट्यूशन, इंसान नहीं, एक इंस्टीट्यूशन इसमें एडजस्टमेंट कर सकता है। जो एक्सचेंज रेट फिक्स हुआ है ये वाला, इसको इन्फ्लुएंस कर सकता है एक इंस्टीट्यूशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जहां पर सारे कंट्रीज का बैंकिंग सिस्टम आप बोल सकते हो, सारे कंट्री का, ये अपना पावर को यूज करके एक्सचेंज रेट में एडजस्टमेंट कर सकता है जिस भी कंट्री के साथ चाहे। इसीलिए इसका नाम क्या हुआ, एडजस्टेबल पेग सिस्टम। तो बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक बचा हुआ था फिक्स्ड में, तो मैंने फिक्स्ड वाला ही क्लियर कर दिया। फिक्स्ड क्लियर हो गया, फ्लेक्सिबल मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, मैनेज्ड का एक छोटा सा पार्ट है उसको भी कर ही लेते हैं, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का एक छोटा सा पार्ट है उसको भी कर ही लेते हैं। फिर ये फुल प्रूफ चैप्टर बड़ा स्ट्रॉन्ग तरीके से कंप्लीट होगा और नोट्स मैं फिर प्रोवाइड कर देता हूं। चलिए आइए, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट, इसमें कुछ बातें जो हैं मैंने बताई थी कि आपको सेपरेट में बताऊंगा, तो उसको डील करते हैं। मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट में जो एक्सचेंज रेट तय होता है, जो भी एक्सचेंज रेट तय होता है, कैसे तय होता है ये एक्सचेंज रेट, जैसे एक्सचेंज रेट जो भी फिक्स होता है वो किसके हेल्प से होता है, तो मार्केट फोर्सेस का हेल्प से। एक्सचेंज रेट यहां पर मार्केट फोर्सेस का हेल्प से तय होता है। सपोज कीजिए कि $1 इज इक्वल टू ₹74, ये मार्केट फोर्स से ये एक्सचेंज रेट निकल कर आया है। मैनेज फ्लोटिंग रेट पहले समझते हैं, भूल गए होगे आप लोग। मार्केट फोर्सेस से $1 इज इक्वल टू ₹74 निकल के आया है। इसमें इस रेट को कौन इन्फ्लुएंस कर सकती है, चेंज कौन कर सकती है, ये रेट को इन्फ्लुएंस कर सकती है कौन, आरबीआई। इस रेट को चाहे तो आरबीआई चेंज कर सकती है। जैसे सपोज करो कि आरबीआई के पास क्या है, कस्टडी है। कस्टडी किनका, सारे फॉरेक्स रिजर्व का, सारे फॉरेक्स रिजर्व का कस्टडी जो है आरबीआई के पास ही रहता है। जितना भी डॉलर है, कुवैत है, सब आरबीआई, कुवैती दिनार है या ओमानी रियाल्स है, सब आरबीआई के खजाने पे पास रहता है, खजाने में रहता है। यूएस डॉलर भी रहता होगा, बिल्कुल रहता है। कैसे इन्फ्लुएंस करेगी इसको, अगर इंडिया को लगा, अगर इंडिया को लगा कि $1 बाय करने में, इंडिया को लगा $1 बाय करने में 74 रुपीज खर्च हो रहे हैं, मतलब ये हाई प्राइस है, बहुत महंगा हो गया है डॉलर। $1 को पाने में 74 रुपीज इंडिया का खर्च हो जाएगा। तो यहां क्या करेगी आरबीआई,
यहां आरबीआई अपने कस्टडी में से रिलीज कर देगी। क्या कर देगी? रिलीज कर देगी। रिलीज ऑफ डॉलर। यूएस डॉलर का जो खजाना इसके पास पड़ा हुआ है वो इंडिया में रिलीज हो जाएगा। मतलब क्या करेगी? सप्लाई बढ़ा देगी। सप्लाई बढ़ जाएगा, कस्टडी से सप्लाई बढ़ेगा। ध्यान से, कस्टडी से रिलीज कर देगी यूएस। सप्लाई मत लिखो, सप्लाई में तुम लोग कंफ्यूज हो गए। जो खजाने में यूएस डॉलर पड़ा हुआ है उसको आरबीआई मार्केट में उतार देगी, इंटरनेशनल मार्केट में। इससे क्या होगा? अपने आप ये $1 थोड़ा सस्ता हो जाएगा, थोड़ा सा सस्ता हो जाएगा। एक्सचेंज रेट अपने आप नीचे आ जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? आरबीआई क्या की? आरबीआई को लगा कि एक्सचेंज रेट महंगा है, $1 पाने में 74 खर्च हो रहा, बहुत महंगा हो गया ना। प्राइस ऑफ $1, तो प्राइस ऑफ $1 को ₹70 तक ले आई आरबीआई या सेंट्रल बैंक। कैसे लाई? इसके पास जो यूएस डॉलर का खजाना था उसको रिलीज कर दी। रिलीज कर दी मतलब आपके बुक के लैंग्वेज में सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। और यहां कौन सा करेंसी को सेल की है? यूएस डॉलर को सेल कर दी है। कहां पर सेल होता है? इंटरनेशनल मार्केट में। इंटरनेशनल, आईएमएफ में भी सेल हो सकता है, कहीं भी इंटरनेशनल मार्केट ही आप समझो। क्लियर? क्या चीज सीखने मिला? कि अगर $1 ₹74 इंडिया को महंगा लगता है तो इस रेट को वो नीचे ले आई। कैसे ले आई? उसके पास जो खजाना पड़ा हुआ है उसको मार्केट में रिलीज कर दिया। तो $1 कितने का हो गया? ₹70 का हो गया। क्लियर? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेल ऑफ फॉरेन करेंसी। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ये आपका फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड एग्जांपल देखो। एक्सचेंज रेट तय हुआ है, एक्सचेंज रेट तय हुआ है बाय द यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस। बाय द यूज ऑफ मार्केट फोर्सेस क्या तय हुआ है? $1 इज इक्वल टू ₹74। मार्केट फोर्सेस से ये तय हुआ। इस रेट को कौन इन्फ्लुएंस कर सकता है? आरबीआई। हमारी कंट्री में तो आरबीआई ही सेंट्रल बैंक है, यूएसए का सेंट्रल बैंक फेडरल। आरबीआई को लगा कि ये जो है $1 इज इक्वल टू ₹74 काफी सस्ता है, तो यहां पर क्या करेगी? इसको चेंज करने के लिए परचेज करेगी। क्या करेगी? या डिमांड बढ़ाएगी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर देगी। डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी इंक्रीज कर देगी। जैसे ही डिमांड इंक्रीज करेगी ये जो रेट है कहां चला जाएगा? $1 इज इक्वल टू ₹80 चला जाएगा। तो देख रहे हो, इस रेट को इस रेट में चेंज कर दे रही है आरबीआई, अपने फेवर में कर दे रही है। आरबीआई क्या करेगी? डिमांड करेगी। जैसे ही डिमांड अपना बढ़ाएगी डॉलर महंगा हो जाएगा। बात को समझो, जितना डॉलर आता था इंडिया में आ रहा है, लेकिन आरबीआई क्या की? अपना डिमांड बढ़ा दी। तो डिमांड बढ़ गया, सप्लाई तो वही स्टेबल है, तो डिमांड ज्यादा सप्लाई कम, महंगा होगा ना। $1 अब 80 का हो गया। इसको क्या की? इसको क्या की? डेप्रीसिएशन कर दी। तो देख रहे हो कैसे इन्फ्लुएंस कर रही है। यहां पर क्या हुआ है? यहां पर क्या हुआ है? यहां पर हुआ है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी।
एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। 70 रुपया में ही $1 खरीद ले रहे हैं। पहले ही नहीं होता था, 74 में $1 मिलता था। ये आरबीआई ऐसे की। यहां क्या हुआ है, डेप्रीसिएशन हुआ है, डेप्रीसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कमजोर हो गया इंडियन रुपी। पहले हम 74 में $1 खरीदते थे, पहले हम 74 में $1 खरीदते थे हम इंडिया वाले। अब 80 रुपीज में $1 खरीदेंगे। तो ये रेट कौन तय किया, ये आरबीआई के इन्फ्लुएंस से हुआ। आरबीआई डेप्रिसिएट कर दी अपना ही डोमेस्टिक करेंसी, ताकि बाहर से ज्यादा यहां पर क्या चीज हो, इंपोर्ट हो। क्लियर। तो आरबीआई क्या की, डेप्रिसिएट भी कर सकती है, एप्रिसिएट भी कर सकती है। सुनो ध्यान से, मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट का जो एसेंस है उसको समझो। रेट कौन तय करता है, मार्केट फोर्स। आरबीआई चाहे तो एप्रिसिएट कर सकती है, डेप्रिसिएट कर सकती है। आरबीआई चाहे तो उस एक्सचेंज रेट को चेंज कर सकती है, एप्रिसिएशन भी कर सकती है, डेप्रिसिएशन भी कर सकती है। तो यहां पर मार्केट फोर्सेस से तय किया गया एक्सचेंज रेट चेंज हो रहा। और चेंज कैसे हो रहा, सेंट्रल बैंक अपना कस्टडी है, जो उसके पास खजाना है, उसको यूज कर रही है इस एक्सचेंज रेट को चेंज करने में। यही पूरा सिनेरियो जो है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट होता है। यहां पर क्या हो रहा, सेल ऑफ फॉरेन करेंसी हो रहा, और यहां पर क्या हो रहा है, परचेज। सेकेंड वाला जो है परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। डिमांड बढ़ा रही है ना, तो और फॉरेन करेंसी खरीदना चाह रही है, परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर। इससे क्या होगा, अपने आप ही ये इस रेट तक पहुंच जाएगा, यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। तो ये था मैनेज्ड फ्लोटिंग। मैनेज्ड फ्लोटिंग भी क्लियर है, छोटा सा पार्ट है, पढ़िएगा समझ में आएगा। पूरा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो सीखने वाली बात थी, फिक्स्ड, फ्लेक्सिबल, मैनेज्ड, पूरा अच्छे से मैंने बताया है। ऑल यू नीड, थोड़ा सा टेंशन रखेंगे रीडिंग के दौरान, लेक्चर अभी सुनने के दौरान। हमसे क्लियर नहीं होगा, कुछ और रेफर करेंगे, लेकिन चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। हो सकता है किसी स्टूडेंट को मेरा लैंग्वेज क्लियर ना हो, कम्युनिकेशन ना बना हो, लेकिन इस चैप्टर को छोड़ेंगे नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा पार्ट बचा हुआ है, उसके बाद इस चैप्टर को ओवर कर देंगे। एक पेज जैसा आपके बुक में कंटेंट है वो बचा हुआ है। बाकी जो सीखने वाली बात थी, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आ सकता है, वो मैंने बता दिया। तो ऑलमोस्ट ये चैप्टर ओवर हो गया है। एक लेक्चर और पूरा चैप्टर ओवर। चलिए बाय, टेक केयर।